Hi guys, this is Anshul and I'm doing well. In this video, we will be covering the exam kit solution of chapter number 17 of ACCA F3, and the name of the chapter is Preparing Basic Financial Statements. And guys, important बात, ये जो चैप्टर की वीडियो है, I'll keep it free. इस चैप्टर के जो एग्ज़ाम किट हैं इसको मैं अपनी सब्सक्रिप्शन में नहीं डालूंगा. रीज़न बीइंग, ये जो चैप्टर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर में काफ़ी सारे चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाते हैं. ठीक है. एंड मे बी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जो एंड हैं इनफैक्ट दे डोंट वांट टू टेक माय सब्सक्रिप्शन. तो मैं ये नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट मेरी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा उसको ये फील हो कि मैं क्वेश्चंस कहाँ से करूँ. तो दैट्स द केस. बाकी इफ़ यू वांट टू टेक, आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज मैंने अभी F3 के एग्ज़ाम किट के सॉल्यूशंस डाले हैं. जैसी मेरी F3 कंप्लीट हो जाएगी, आई विल बी स्टार्टिंग टू अपलोड F2 एग्ज़ाम किट सॉल्यूशन एज वेल. ठीक है. तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, एंड इट्स ऑन अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस. आई बिलीव इट्स अ वेरी नॉमिनल प्राइस. चलो, एनीवेज गाइस, लेट्स स्टार्ट. So question number 267, Arthur had just one second guys. Arthur had net assets of 19,000 on 30th April 2017. That means closing date पे उसके पास इतने net assets थे. मैंने पहले ही देख लिया था क्वेश्चन में. यहाँ पे पूछ रहा है वो कि ओपनिंग हमें निकाल लें. व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ अर्थर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1st May 2006. दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है. इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है गाइस कि कैपिटल और नेट एसेट्स में कोई फ़र्क नहीं होता. नेट एसेट्स का फॉर्मूला भी हमारा होता है नेट एसेट्स इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़. नेट एसेट्स आर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल भी हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है. तो नेट एसेट्स आर कैपिटल और कैपिटल आर वन एंड सेम थिंग. ठीक है. अब हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. अब ये प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. माइनस एडिशन माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स यहाँ माइनस हो रही है, यहाँ प्लस हो जाएंगी. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल इज 19,000. ड्यूरिंग द ईयर to 30th April 2017 he introduced 9800 add additional capital. So additional capital भी माइनस हो जाएगी. His profit 8000, प्रॉफिट भी माइनस हो जाएगा. He withdrew 4200 यहाँ पे ऐड हो जाएगा. So opening capital will be 19,000 minus 9800 minus 8000 plus 4200. This means 5400 मेरा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल. सो ए विल बी दी आंसर. ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई है दिस विल बी यूज्ड इन मैनी क्वेश्चंस. तो ये चीज़ याद रखना, और तुम्हें पता होगी वैसे भी, मैंने क्योंकि जब बुक कराई थी, बुक में से क्वेश्चन कराए थे, वहाँ ये बात समझाई थी. नेक्स्ट 268, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड दिस. हमें सेल्स निकालनी है. हमें दिए हुए एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, इन्वेंट्री, ड्राइंग ऑफ शैम्पू. तो फर्स्ट थिंग, हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस दिया हुआ है. वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 900. अब ये तीनों तो मैंने लिख दिया. एक चीज़ मैंने और पढ़ी थी, इन्वेंट्री ड्राइंग ऑफ शैम्पू 75. अब इन्वेंट्री ड्राइंग ऑफ शैम्पू का मतलब क्या होता है? ओनर किस चीज़ का काम करता है? हेयर ड्रेसिंग का. ओनर ने बिजनेस से कुछ शैम्पू निकाल के अपने घर पे यूज़ कर ली थे. दैट मीन्स ही विड्रू गुड्स. उसकी एंट्री क्या होती थी? ड्राइंग, डेबिट ड्राइंग, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स. दिस इज द एंट्री व्हेन पर्सन ओनर विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस. अगर वो कैश विड्रॉ करता
तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह यहाँ पे कैश आ जाता, बट उसने स्टॉक विड्रॉ किया, गुड्स विड्रॉ किए, तो क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हमारा 75 भी माइनस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, हम कर रहे हैं क्रेडिट, तो ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 1500 प्लस 12950 माइनस 900 माइनस 75, सो 13475, ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मुझे निकालना है, अब तुम बोलोगे कि सर ये एक्सपेंसेस क्यों नहीं आपने इसमें ऐड करे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं गिवन थे, सो इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज अज्यूम्ड कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। डायरेक्ट एक्सपेंस आर नॉट कंसिडर्ड अनलेस स्पेसिफिकली गिवन, तो यहाँ नहीं गिवन थे इसलिए मैंने इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, 13475 प्लस मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 12125, सो दैट मीन्स, एक सेकेंड गाइस, 13475 तो 25600 ये आ रही है मेरी सेल्स। दैट मीन्स बी इज दी आंसर। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के करना है, दैट्स इट। 269, एस्ट्रल कंपनी हैज़ अ डेबिट बैलेंस। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन एस्ट्रल्स कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। 30 जून को बैलेंस शीट में क्या क्या फिगर्स आएंगी, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस्ट्रल कंपनी हैज़ अ डेबिट बैलेंस रिलेटेड टू इनकम टैक्स of 500 included in trial balance extracted on 30 जून 2014। इस डेट को टैक्स का डेबिट बैलेंस था 500। एस्ट्रल estimated that income tax liability for the year ended this was 8000, मतलब करंट ईयर की इनकम टैक्स लाइबिलिटी थी 8000। तो सबसे पहली बात हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्लोजिंग में क्या आता है, जो हमारा इनकम टैक्स लाइबिलिटी होता है करंट ईयर का, विच इज़ 8000। तो इन दोनों में से ही हमारा कोई आंसर होगा। जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी करंट ईयर की है 8000, दैट विल बी माय लाइबिलिटी ओनली। तो ये तो पॉइंट मेरे को समझ आ गया। अब ये क्या पॉइंट है, देखो लॉजिक, डेबिट बैलेंस रिलेटेड टू इनकम टैक्स, मतलब मैंने टैक्स ओवर पे कर दिया था। अगर मेरा डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को एक तरह से हम बोलते हैं एसेट, मतलब मैंने टैक्स ओवर पे कर दिया था। ओवर पे मैंने क्यों कर दिया था, इसका लॉजिक क्या है, टैक्स कभी भी हम ओवर पे नहीं करते। हुआ क्या होगा, लास्ट ईयर मैंने अंडर प्रोविज़न करा हुआ होगा 500 का। एग्जाम्पल सोचो, लास्ट ईयर का जो मेरा टैक्स मैंने प्रोविज़न बनाया था, लास्ट ईयर प्रोविज़न दैट वाज 3000, और करंट ईयर में मुझे पता चला कि एक्चुअल टैक्स जो मुझे पे करना है, जो एक्चुअल टैक्स था दैट इज़ 3500। तो यहाँ से देखा जाए 500 मैंने एक्सेस पे किया है, तभी ये डेबिट बैलेंस आ रहा है। बट दिस इज़ माय अंडर प्रोविज़न, कि 500 का मैंने प्रोविज़न कम बनाया था, एक्चुअली पे ज़्यादा क्या है, दैट मीन्स अंडर प्रोविज़न। तो करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले करंट ईयर टैक्स एस्टीमेट, तो करंट ईयर का टैक्स एस्टीमेट है 8000, अंडर प्रोविज़न हमारा ऐड होता है, सो ऐड अंडर प्रोविज़न 500, सो दैट मीन्स 8500 आ जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में, सो आंसर विल बी बी। अब तुम बोलोगे कि सर ये क्यों किया हमने इसमें ऐड, ये तो पिछले साल से रिलेटेड था, इस साल से तो था ही नहीं। तो लॉजिक ये है गाइस, एक्चुअली मेरा टैक्स यानी खर्चा था 3500, मैंने बुक्स में खर्चा लिखा कम। पिछले साल मैंने प्रोविज़न बनाया 3000 का, एक्चुअल पे करना था 35, दैट मीन्स 500 से खर्चा कम दिखाया था। तो इस साल मैं वो खर्चा दिखा दूंगा कि 500 का मेरा पिछले साल वाला खर्चा जो रह गया था वो इस साल खर्चा मुझे दिखाना पड़ेगा, तो एक एक्सपेंस ये हो जाएगा। और करंट ईयर का जो टैक्स एस्टीमेट है वो तो हमारा ऐड होता ही है, ये भी सबको क्वेश्चंस में से पता होगा, ये बेसिकली टैक्स चैप्टर से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would change the capital of a business
कैपिटल किससे चेंज होती है? सो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? क्लोजिंग कैपिटल का ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या माइनस हो जाता है लॉस प्लस एडिशन माइनस विड्रॉल। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अब बेसिकली ओपनिंग से क्लोजिंग जाने में अगर इन तीनों चीज़ों में कुछ भी चेंज हुआ, कुछ भी इफेक्ट आया इन तीनों चीज़ों में, तभी हमारी कैपिटल चेंज होगी। तो लेट्स सी, मेकिंग अ पेमेंट बाय चेक टू सप्लायर, सप्लायर को मैंने पेमेंट करी है। अब सप्लायर को, या एक तरीका ये भी हो सकता है गाइस, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें देखना है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। किस चीज़ का कैपिटल में इफेक्ट आएगा उससे हमारी कैपिटल चेंज होगी। मेकिंग अ पेमेंट बाय चेक टू सप्लायर, हमने सप्लायर को पेमेंट करी, दैट मीन्स लायबिलिटी कम होगी सप्लायर, और चेक दिया यानी एसेट कम हो गया, दैट मीन्स कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं, छोड़ दो। परचेजिंग रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा मतलब स्टॉक यानी एसेट बढ़ गया, क्रेडिट पे परचेज करा तो लायबिलिटी बढ़ गई, इसका भी इफेक्ट कैपिटल में कुछ नहीं आया। परचेजिंग नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट, मैंने नॉन करंट एसेट मशीनरी परचेज करी तो एसेट बढ़ गए, उधारी पे परचेज करी तो लायबिलिटी बढ़ गई, इसका भी कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं आया। ओके, पेइंग वेजेस इन कैश, मैंने कैश पे करा तो एसेट कम हो गया, वेजेस आर माई एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का इफेक्ट आता है कैपिटल में, तो मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी। प्रॉफिट, लॉसेस, एक्सपेंसेस और इनकम का इफेक्ट कैपिटल में आता है, तो वेजेस आर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, दैट्स वाई डी इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द नेसेसरी एडजस्टमेंट। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर लॉलीपॉप, ओके, अ सोल ट्रेडर। It is now discovered that loan due for repayment by Lollipop 14 months after the reporting date has been included in trade payable। मतलब एक लोन ड्यू था रीपेमेंट के लिए जिसकी पेमेंट होनी थी 14 मंथ्स बाद, मतलब दैट इज़ माई नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि 14 मंथ्स बाद पे होना है रिपोर्टिंग डेट के, मैंने गलती से उसको ट्रेड पेबल यानी करंट लायबिलिटी में लिख दिया। उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? नो इफेक्ट ऑन नेट करंट एसेट, नेट करंट एसेट, तो यहाँ पे हमें बेसिकली बताना है नेट करंट एसेट में क्या इफेक्ट होगा। सो गाइस, नेट करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट करंट एसेट। अब अगर मैंने ट्रेड पेबल में कोई चीज़ दिखा दी थी जबकि नॉन करंट लायबिलिटी में दिखानी थी, तो इसका मतलब जब मैं इसको ठीक करूँगा तो मेरे करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। मैंने अगर कोई चीज़ करंट लायबिलिटी में दिखा दी थी, दैट मीन्स करंट लायबिलिटी बढ़ा दिए थे, करंट लायबिलिटी मैंने बढ़ा दी थी। अब अगर मुझे इस चीज़ को ठीक करना है तो मुझे करंट लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी अगर मैं कम करूँगा दैट मीन्स नेट एसेट्स मेरे बढ़ जाएंगे। इफ़ आई डिक्रीज करंट लायबिलिटी, करंट एसेट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं ये मानूंगा कि कांस्टेंट है। सो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आया, करंट लायबिलिटी मुझे कम करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कम करूंगा तो नेट करंट एसेट विल क्या होगा? इंक्रीज। कैसे? एग्जाम्पल, करंट एसेट सोचो पहले थे 10,000, करंट लायबिलिटी मुझे दिखानी थी 5,000, मैंने गलती से दिखा दी 7,000। दिखानी थी 5, मैंने गलती से करंट लायबिलिटी में एक और चीज़ ऐड कर दी, तो अगर मैंने 7 दिखाई तो मेरा आंसर कितना है? 3,000। जबकि अगर मुझे एक्चुअली में 5 दिखाता तो मेरा आंसर कितना आता? 5,000। तो रेक्टिफिकेशन के टाइम पे माई नेट करंट एसेट्स विल इंक्रीज, सो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 272। 272 इज द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस मे बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉर्मूला। सो प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं? तो ये भी कैपिटल से रिलेटेड है, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशन माइनस ड्रॉइंग्स। अब अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट यहाँ लिख के बाकी सारी चीज़ों को
प्रॉफिट यहीं रहेगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस हो जाएगा. दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशन कैपिटल प्लस ड्राइंग्स. सिंपल मैथ्स. तो प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो देखते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कहाँ है. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ पे आ रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं. ड्राइंग्स हमारे होते हैं ऐड, यहाँ ड्राइंग्स हो रहे हैं ऐड, यहाँ ड्राइंग्स हो रहे हैं माइनस. सो आंसर इज पी. मैंने सिंपल ये फॉर्मूला रफ में लिख के यहाँ से अपना आंसर टैली कर लिया. बहुत ही सिंपल था. नेक्स्ट आता है 273. Which accounting concept requires that amount of good taken from inventory by proprietor of business are treated as drawings? अगर ओनर बिजनेस से कुछ इन्वेंट्री विड्रॉ कर रहा है, वाई वी टेक इट एज अ ड्राइंग. है तो वो ओनर ही बिजनेस का ही ओनर है और वो अपने घर पे गुड्स लेके जा रहे हैं, तो उसकी तो एंट्री ही होनी चाहिए. घर की चीज़ तो घर में ही है ना. बट हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट एंटिटी मतलब ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट. तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो हमें लिखनी है. सो दैट इज अ सेपरेट एंटिटी. 274. So 274 is following information is available about Andrew's business at 30th September 2016. ठीक है. What are the correct figures for current liabilities and current asset? हमें current liability and current asset की फिगर निकालनी है. अब देखो गाइस, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैं तुम्हें बताया था, मैं पहले ही सारा पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चन. सो यहाँ पे लेट्स फाइंड आउट पहले करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी सारी अलग अलग है. करंट एसेट्स हमारे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. दैट मीन्स करंट एसेट निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी. तो हम सीधा सीधा करंट लायबिलिटी निकालते हैं, और ये अलग अलग आंसर्स हैं, तो करंट लायबिलिटी आ गई तो करंट एसेट भी आ जाएंगे. ठीक है. सो अब हमें निकालने करंट लायबिलिटी. मोटर वैन, ये तो वैसे भी नॉन करंट एसेट होता है. आगे लोन रीपेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2017. हमारा 1 लाख का लोन था. बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 30th सितंबर 2016. इस डेट को 1 लाख हमने लोन लिया हुआ था, जिसमें से 1 जनवरी 2017 को हमें 1/4 पे करना है. तो 1 लाख का 1/4 इज 25,000. तो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी जाएगी 1 जनवरी 2017 को. दैट मीन्स इट्स विद इन 12 मंथ्स ऑफ रिपोर्टिंग डेट. जो भी पेमेंट हमारी विद इन 12 मंथ्स ऑफ रिपोर्टिंग डेट आती है वो करंट लायबिलिटी हो जाता है. तो अगर लोन में से 25,000 मुझे 1 जनवरी 2017 को पे करना है, दैट विल बी अ करंट लायबिलिटी. सो ये करंट लायबिलिटी मेरा आ जाएगा. रिसीवेबल्स आता ही नहीं है. बैंक बैलेंस, देखो बैंक बैलेंस सबको सोच देख के पढ़ के लगा हुआ. दिस इज अ एसेट. यहाँ लिखा हुआ है अ डेबिट ऑन बैंक स्टेटमेंट. जब हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करी थी, मैंने तुम्हें बताया था बैंक स्टेटमेंट का हिसाब उल्टा होता है. बैंक स्टेटमेंट का डेबिट मीन्स नेगेटिव, क्रेडिट मीन्स पॉजिटिव. यहाँ पे हमें बैलेंस दिया हुआ है डेबिट एंड एज ऑन बैंक स्टेटमेंट, मतलब नेगेटिव बैलेंस. दैट मीन्स ये उधारी है हमारी. तो 3250 इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट. सो दिस विल बी अ बैंक ओवरड्राफ्ट और नेगेटिव बैलेंस. सो दैट विल बी ऑल्सो करंट लायबिलिटी. accumulated depreciation although it is a provision, लेकिन जब हम फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फिक्स एसेट में से. वी डू नॉट शो इट ऑन द लायबिलिटी साइड. हालांकि इट इज़ अ प्रोविजन, लायबिलिटी का पार्ट है, बट हम इसको बुक्स बनाते हुए फाइनेंशियल कह रहा हूँ फिक्स एसेट्स में माइनस करते हैं. पेबल्स आर करंट लायबिलिटी 31050. इन्वेंट्री तो एसेट होता है, पेटी कैश भी एसेट होता है. रेंट ड्यू 1200 मैंने रेंट पे करना है. 1200 मैंने रेंट पे करना है, तो 1200 रेंट मेरी करंट लायबिलिटी हो जाएगा. अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज ऑल्सो प्रोविजन, लेकिन सेम चीज़ जो मैंने तब बताई थी, अलाउंस फॉर रिसीवेबल
फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए हम ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाते हुए ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ करंट लायबिलिटी, लेकिन बुक्स में इसका ट्रीटमेंट जब बुक्स बनाते हैं तो अलग तरीके का होता है, तो इसीलिए इसको हम करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते, तो ये भी नहीं आएगा। तो दैट मीन्स 25,000 प्लस 3250 प्लस 31050 प्लस 1200, so that means 60500, so D is my answer। अब सोचो अगर तुमने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अलाउंस को भी इंक्लूड कर लिया होता तो वो तो तुम्हारा वैसे भी इससे भी ज़्यादा आता। ये दोनों अगर तुम ऐड कर लेते तो इससे तो ज़्यादा वैल्यू आती, और इसमें कोई आंसर ही नहीं है इससे ज़्यादा वाला, तो तुम्हें सोचना पड़ता कि ये दोनों इंक्लूड नहीं होते। बट इस क्वेश्चन से तुम्हें समझ आ गया होगा कि बैलेंस शीट बनाते हुए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अलाउंस को हम करंट लायबिलिटी में नहीं दिखाते। चलो नेक्स्ट 275 में हमें क्या निकालना है? फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मैक्स बिजनेस। ठीक है, एट स्टार्ट ऑफ द वीक द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 15,700, लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू 11,200। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मैक्स कैपिटल? हमें मैक्स कैपिटल निकालनी है एट द एंड, हमें मैक्स कैपिटल निकालनी है एट द एंड। तो सिंपल तरीका हम देखते हैं कि हमारे एसेट्स, ओपनिंग एसेट कितने थे? 15,700, ओपनिंग लायबिलिटी इतनी थी, देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल विल बी 15,700 माइनस 11200, सो दिस इज 4,500 की आ गई मेरी ओपनिंग कैपिटल। अब देख लेते हैं इन सब का इफेक्ट मेरी कैपिटल में क्या क्या होगा, उसे सीधा मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट, दैट मीन्स इसका इफेक्ट क्या होगा? एक काम करते हैं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, तो कैपिटल में सीधा 4,500 लिख लेता हूँ, एसेट लायबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा इफेक्ट अगर मैंने गुड्स परचेज करे हैं तो एसेट पे आएगा, एसेट बढ़ जाएंगे, और क्रेडिट पे है तो कैपिटल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। मैक्स इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल इनटू बिजनेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, दैट मीन्स कैपिटल 1,400 से बढ़ जाएगी। पेमेंट फॉर रेंट मेड, मैंने रेंट पे करा है, रेंट इज अ एक्सपेंस, तो मेरा कैपिटल में से 750 माइनस हो जाएगा। मैक्स विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है, इससे भी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है ना? ओ सॉरी 400, इससे भी कैपिटल कम हो जाएगी। गुड्स विच कॉस्ट 600 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 1200, ये ध्यान से देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। 600 के गुड्स मैंने क्रेडिट के सेल किए 1200 में, तो पहली बात एसेट में मेरा 600 माइनस हो जाएगा क्योंकि 600 के गुड्स गए, और उधारी पे सेल करे, दैट मीन्स मेरे रिसीवेबल्स 1200 से बढ़ जाएंगे। अब इसमें 600 का मेरा प्रॉफिट हो गया, 600 के गुड्स मैंने 1200 के सेल किए, दैट मीन्स 600 का प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल बी एडेड इन कैपिटल, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो प्रॉफिट जो था वो मेरा कैपिटल में ऐड होता है, तो यहाँ से मेरी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल 4,500 प्लस 1,400 माइनस 750 माइनस 600, सॉरी माइनस 400 प्लस 600, तो माई आंसर इज 5350, 5350 ए इज द आंसर। मैंने यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। अब सिर्फ ये देख लिया इन सब में से कैपिटल में किस किस में चेंज होता है, वो वैल्यू में लिखता चला गया। सिंपल। 276 calculate the amount that will be included in other comprehensive income of Zappa company for the year ended this based upon the following information। हमें बतानी है other comprehensive income में क्या होगा। There was a revaluation surplus of 770,000 arising from revaluation of land and building during the year। revaluation surplus में इतने पैसे थे। The depreciation charge for the year relating to buildings were 20,000। Zappa company does not make annual transfer of excess depreciation between revaluation surplus and retained earning. During the year,
देयर वॉज अ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ 1000 के मोटर व्हीकल की गेन में 1000 का हमारा प्रॉफिट था। अब पॉइंट इज हमें ये बताना है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या होगा। सो पहले सॉल्यूशन जो डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग में लिख देते हैं। कह रहा है जापा कंपनी डज नॉट मेक एनुअल ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, दैट मीन इसका कुछ होता ही नहीं है। ओके, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ये तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता ही नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता ही नहीं है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मेरा 70,000 ही रह जाएगा। नेक्स्ट 277, जल्दी से calculate the total amount that will be charged as expense in the statement of profit and loss of Clapton company for the year ended this based upon the following information। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी फिगर आती है एज एक्सपेंस। क्लैप्टन कंपनी इनकर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000, तो ये तो हमारा एसेट होगा, सबको याद है। ड्यूरिंग द amortization चार्ज ऑन इंटेंजिबल एसेट्स वर 15,000, तो 15,000 इज amortization चार्ज यानी एक तरह से डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ लॉस ऑन डिस्पोजल, तो लॉस ऑन सेल ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा, 15,000 की amortization लॉस और 3,000 का अनदर लॉस, दैट मीन्स 18,000 विल बी माई टोटल एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल। 278 ऑन 1 जनवरी 2018, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। What amount of excess depreciation could be transferred from revaluation to retained earning? ठीक है। On 1 January 2018, Baker Company revalued its property to 1 lakh। 1 लाख तक हमने revalue करी थी। At the date of revaluation, the asset was accounted for at a cost of 80,000। That means 20,000 हमारा हो गया, नहीं 80,000 had accumulated depreciation of 16,000, तो 16,000 की इसकी accumulated depreciation थी। That means हमारा divided by 50, तो 80,000 divided by 50, that means 1600 is the depreciation per year। 1600 is the depreciation per year। अब उसके बाद आज की डेट में उसको हमने रीवैल्यू कर दिया 1 लाख का। अब 1 लाख का जो मैंने रीवैल्यू किया है, सबसे बड़ी बात, अब 1 लाख डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि एसेट की हमारी वैल्यू रिमेनिंग लाइफ इतनी बची है। सो पहले यूजफुल लाइफ जब परचेज किया था 50 ईयर्स की थी, और डेप्रिसिएशन आज तक टोटल लगी है 16,000। ध्यान से गाइस, जब हमने एसेट परचेज किया था 80,000 का, तब उसकी लाइफ थी 50। आज की डेट में टोटल डेप्रिसिएशन लगी है 16,000 और पर ईयर डेप्रिसिएशन वो 1600। दैट मीन्स 16,000 टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 1600, दैट मीन्स 10 ईयर्स एसेट को लिए हुए हो चुके हैं। 50 ईयर्स की उसकी लाइफ थी। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद मुझे पता चला हर साल 1600 डेप्रिसिएशन होती है। अगर आज तक 16,000 डेप्रिसिएशन लगी है, दैट मीन्स 10 साल एसेट को हो चुके हैं। तो 50 ईयर्स में से 10 साल हो चुके हैं, रिमेनिंग बचे 40। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि हमने एसेट को रीवैल्यू किया और कुछ नहीं बोला, नथिंग एल्स इज मेंशन। दैट मीन्स 1 लाख डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ईयर्स 40 करेंगे। दैट मीन्स 2500 अब कैलकुलेट होगी डेप्रिसिएशन पर ईयर। पहले मैं चार्ज कर रहा था 16, अब मैं चार्ज कर रहा हूँ 25। दैट मीन्स 2500 माइनस 1600, 900 इज माई एक्सेस डेप्रिसिएशन। और वो एक्सेस डेप्रिसिएशन अब मैं अपनी रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दूंगा। सिंपल, मैंने पहले लाइफ देख ली कितनी इसकी हो चुकी है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ कि रिवैल्यूएशन के बाद इतनी लाइफ है, तो मैंने जो रिमेनिंग लाइफ थी उसी को यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन करी।
व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड, अकाउंटिंग एंट्रीज बतानी है टू रिकॉर्ड द प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, हमें रीवैल्यूएशन। अब देखो इसमें एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, हमारी जो रीवैल्यूएशन की एंट्री होती है वो क्या होती है, डेबिट नॉन करंट एसेट, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, यही हमारी एंट्री होती है गाइस, है ना। तो विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारी ये वाली एंट्री यहाँ मैच हो रही है। अगर तो हमारी ये वाली एंट्री यहाँ पे कहीं मैच ही नहीं हो रही, अगर दो जगह पे मैच हो रही है तब हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये एज इट इज़ कहीं पे मैच हो रही है दैट इज़ गुड, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो प्रॉपर्टी पे अभी तक कुछ डेप्रिसिएशन लगी है, तो दैट मीन्स अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगा। सो नॉन करंट एसेट डेबिट यहाँ पे हो रहा है, क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट द आंसर। रीवैल्यूएशन सरप्लस तो डेबिट होता ही नहीं है, खत्म। नॉन करंट एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन नहीं है। नॉन करंट एसेट डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, दैट मीन्स हमारा डी इज द आंसर। मैंने देखा ही नहीं और कुछ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिंपल देखा कि नॉन करंट एसेट, अक्यूमुलेटेड, ये तीनों हमारी एक एंट्री में आती है रीवैल्यूएशन के केस में, और ये सिर्फ डी में आ रही है, दैट मीन्स डी इज द आंसर। और अगर तुम्हें एक्चुअली देखनी है वैल्यूज वो भी मैं बताता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2018 हेंड्रिक्स कंपनी रीवैल्यूड टू 2 लाख। Up to the date of revaluation, the asset has been accounted for at a cost of 160. Accumulated depreciation इस पे लगी है आज तक 40,000 की. The property has a useful life of 50 years from the date of purchase and no residual value. चलो इसका तो हमें कुछ नहीं करना. देखो अब एसेट की हमारी वैल्यू कितनी रीवैल्यू हुई है, टोटल रीवैल्यूएशन हमारा दैट मीन्स 80,000 है रीवैल्यूएशन। तो 80,000 रीवैल्यूएशन इन सब में सिर्फ एक ही जगह आ रही है फोर्थ में। चलो 80,000 रीवैल्यूएशन, 80,000 में से आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लगी है 40,000, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 हो जाएगा, और बैलेंस 40,000 नॉन करंट एसेट में, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, नॉन करंट एसेट 40,000। अब तुम देख रहे हो कि इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चन हैं दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बहुत अलग अलग चैप्टर्स के हैं, मिक्स कंबाइंड क्वेश्चन, एक तरह से टेस्ट ही चल रहा है लगा लो, दिस इज लाइक अ टेस्ट ओनली, ठीक है ना, दिस इज लाइक अ टेस्ट। तो इसीलिए मैंने ये वाला तुम सबको कराया था, क्योंकि इसमें अलग अलग क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 10 प्लस परचेज मुझे गिवन है 199,000, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देता हूँ 179,000, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, ऑडिट फीस नहीं होता, कैरिएज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये यहाँ पे 3,500 ऐड हो जाएगा, कैरिएज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आउटवर्ड इज लाइक कैरिएज पेड ऑन सेल, तो ये हमारा कुछ भी नहीं होगा। डेप्रिसिएशन वैसे कुछ नहीं होती, लेकिन इन्होंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी स्प्लिट इन द रेशियो 70:30 between factory and office. All expenses are classified as administrative. That means 70 depreciation 70% मेरी जाएगी फैक्ट्री को, तो 40 का 70 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स 20,000 जो मेरी होगी दैट विल बी डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू फैक्ट्री, और फैक्ट्री से रिलेटेड मतलब डायरेक्ट 28,000 मेरा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन में से इतनी डेप्रिसिएशन मेरी फैक्ट्री की थी, फैक्ट्री में जो मशीन थी उसकी थी, तो वो मेरी ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन ऐड होगी इन डायरेक्ट एक्सपेंस। सो आंसर निकाल लेते हैं 12500
प्लस 179 प्लस 3500. So my answer is 225100. 225100. So 2251 answer is C. जल्दी जल्दी, काफ़ी पड़ा ये चैप्टर, अभी बहुत कुछ करना है, जल्दी जल्दी करते हैं. 281. Which of the following statements are true? Okay. Brown company had 1 lakh $0.50 equity shares and 40,000 8% irredeemable preference shares in given per equity share. Half of the preference dividend was. Which one of the following statements are true? Equity dividend of 3,000 was paid. अब देख लेते हैं पहले डिविडेंड कितना दिया है. पहले हम निकालते हैं यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स. टोटल वैल्यू है 1 लाख और पर शेयर की वैल्यू है 0.50. तो 1 लाख डिवाइड बाय 0.50, दैट मीन्स 2 lakh आर नंबर ऑफ शेयर्स. 3 cents per equity share, that means into 0.03, that means 2 lakh into 0.03, that means 6,000 मैंने दिया है इक्विटी डिविडेंड. तो फर्स्ट तो मेरी सही है ही नहीं. अब देखते हैं सेकंड. प्रेफरेंस डिविडेंड 4 लाख 8%, 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड. मैंने हाफ पे किया है, दैट मीन्स 16,000 मैंने पे किया. अ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 16,000 वॉज अक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर. कि मैंने पे करना था 32, आधा यानी 16,000 पे कर दिया. दैट मीन्स 16,000 आउटस्टैंडिंग और अक्रूड हो गया जो मुझे अभी पे करना है. तो प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 16,000 वॉज अक्रूड. येस, सेकेंड इज राइट. सो बी इज माई आंसर. 182 182 कहाँ से आ गया. 282. On 1st October 2016, Osper's company's capital structure was as follows. इक्विटी शेयर इतना, शेयर प्रीमियम इतना. ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं. 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, 1 लाख डिवाइड बाय 0.25, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे आगे 4 लाख. तो 4 लाख इंटू 0.25 इज 1 लाख वैल्यू, और ये है मेरा प्रीमियम. On 1st January 2017, in order to raise finance for expansion, Osper company made 1-for-4 right issue at 1.15. Osper company हमें 1st October 2016 की वैल्यू दी हुई है. ये 10th जनवरी को हमने फॉर 4 राइट इशू करे. 1-for-4 राइट इशू मतलब 4 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 1 लाख हमने शेयर्स इशू करे और इशूड एट 1.15. दैट मीन्स फेस वैल्यू तो हमारी 0.25 ही रहेगी. तो 1 लाख इंटू 0.25, दैट मीन्स 25,000 से तो मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा. अब SPR देखो, टोटल वैल्यू थी मेरी जो मैंने लिए थे 1.15, इसमें से 0.25 की मेरी फेस वैल्यू थी. दैट मीन्स 1.15 माइनस 0.25, तो 0.9 का मेरा प्रीमियम हो गया. सो 0.9 इंटू जितने मैंने शेयर्स इशू करे हैं, दैट मीन्स 90,000 का मेरा प्रीमियम आ गया. तो SPR कितना हो गया? 30,000 प्लस 90, 120 का आज की डेट में मेरे पास है SPR. 120 का आज की डेट में मेरे पास SPR है. आगे, दिस वॉज फॉलोड बाय अ 1-for-10 बोनस इशू ऑन 1st June 2017. फिर मैंने बोनस शेयर इशू करे 1-for-10. अब पहले मेरे पास थे 4 लाख शेयर्स, मैंने 1 लाख शेयर्स और इशू कर दिए, तो आज की डेट में मेरे पास है 5 लाख शेयर्स. मैंने दिया है बोनस 1-for-10, दैट मीन्स इंटू 1 डिवाइड बाई 10, तो 5 लाख डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 50,000 मैंने बोनस शेयर्स इशू किए. बोनस शेयर्स आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू विच इज 0.25, दैट मीन्स 12500. तो ये मेरी एंट्री क्या होगी? डेबिट शेयर प्रीमियम, क्रेडिट शेयर कैपिटल 12500. तो SPR में मेरे पास बैलेंस पहले था 1,20,000,
इसमें से 12,500 मेरा बैलेंस निकल गया, तो 1,20,000 माइनस 12,500, दैट मीन्स सी इज़ माई आंसर 107500, कि पहले इतना बैलेंस था उसमें से इतना बैलेंस मेरा निकल गया। तो तुम देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे मिक्स आ रहे हैं, कितने मिक्स क्वेश्चन हैं अलग अलग चैप्टर्स के, तभी ये चैप्टर की मैंने वीडियो, आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन विच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स compiled in accordance with IFRS standards would you expect to find dividend paid? Dividend paid हमें कहाँ कहाँ दिख सकता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नहीं इसमें तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि डिविडेंड पेड हमारा आता है चेंजेस इन इक्विटी में। चेंजेस इन इक्विटी मुझे दिख रहा है, इस पर टिक कर दो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन जब हम बनाते हैं उसके अंदर कभी भी हमें डिविडेंड पेड नहीं दिखता, तो यहाँ कुछ नहीं होगा इसका। कैश फ्लो में डिविडेंड पेड आता है, बिकॉज डिविडेंड पेड इज एक्चुअली पेड इन कैश, सो डिविडेंड कैश में पे होता है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम उसको शो करेंगे। सो दैट्स वाई हमारा सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी में ही डिविडेंड आता है, इन दोनों में नहीं आता। Where in the financial statement should tax on profit for current period, tax on profit for current period and unrealized surplus on revaluation of properties for the year be separately disclosed? तो सबसे पहली बात, टैक्स ऑन प्रॉफिट हमारा कहाँ पे आता है? टैक्स ऑन प्रॉफिट हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। टैक्स ऑन प्रॉफिट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, सो प्रॉफिट एंड लॉस एक ये भी आ रहा है और एक हमारा ये भी आ रहा है, तो ए और सी में से ही हमारा आंसर है, ए और सी। अब अनरियलाइज प्रॉफिट सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, दैट मीन्स रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये हमारा आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही आता है अनरियलाइज सरप्लस जो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स पे, तो ये हमारा कहाँ पे आता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सो आंसर इज सी। 285, जल्दी 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 285, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट एल कंपनीज डिविडेंड्स, ओके, what figure it should, if any, should be disclosed in statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended this and its statement of financial position as on this date? तो पहली बात मैंने बताई थी कि डिविडेंड तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता ही नहीं है, तो आंसर विल बी इन दोनों में से कुछ होगा। डिविडेंड तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, सो दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में डिविडेंड नहीं आएगा। ना ही डिविडेंड हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है, वो तो आता है हमारा चेंजेस इन इक्विटी में। डिविडेंड हमारा चेंजेस इन इक्विटी में आता है, सो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर होगा डी, ना तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ना स्टेटमेंट इन चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, कई बार क्या होता है, फाइनल डिविडेंड पेड डिक्लेयर्ड, ये पे कर दिया, इंटरिम डिविडेंड ये भी पे कर दिया, फाइनल डिविडेंड ये भी पे कर दिया। अब एक छोटा सा पॉइंट क्या होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन वो डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया, तो हम उसको फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाएंगे एज लायबिलिटी। ये याद रखना, अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट पे नहीं करा, तो हम उसको फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाते हैं। यहाँ तो तीनों ही पेड हैं, तो ये सीधा चेंजेस इन इक्विटी में आएंगे। ये चीज़ याद रखना गाइस, बहुत रेयर है बट होता है ऐसा। देन 286, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर ट्रू और फॉल्स, एन एंटिटी मे मेक अ राइट इशू इफ इट विश टू रेज मोर इक्विटी कैपिटल। यस, क्योंकि अगर हम इशू इज लाइकली येट, ऑफ कोर्स राइट इशू से प्रीमियम बढ़ता है नॉर्मली। अगर हम थोड़ा सा भी मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू कर रहे हैं जो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो प्रीमियम बढ़ेगा। और बोनस से तो हमेशा हमारा प्रीमियम कम होता है, क्योंकि बोनस में कैश आता नहीं है, तो प्रीमियम से ही पैसे लेते हैं। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट।
right issue will always increase number of shareholder in an entity whereas bonus issue will not. This is wrong. बोनस इशू से भी नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं क्योंकि फ्री में शेयर दिए जाते हैं. अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखा है राइट इसका देखो मतलब वैसे तो ये रॉन्ग ही है क्योंकि बोनस इशू से शेयर्स बढ़ते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है राइट इशू विल ऑलवेज इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. दे आर नॉट सेइंग इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कि शेयर होल्डर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं. नहीं, राइट इशू अगर ए है बी है, ए को ही ऑप्शन दिया जा रहा है कि तू एडिशनल शेयर्स ले सकता है एट अ प्राइस लेसर देन मार्केट प्राइस. दैट मीन्स हमारे नंबर ऑफ शेयर्स भले ही बढ़ रहे हैं बट शेयर होल्डर में चेंज नहीं हो रहे. तो राइट इशू विल नेवर इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन एंटिटी एज वेल एज बोनस में भी हमारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज नहीं होते. दूसरा, बोनस इशू विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. नहीं, बोनस इशू से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे बढ़ सकते हैं क्योंकि वो तो फ्री में दे रहे हैं. बोनस शेयर तो फ्री में देते हैं तो मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ सकती है शेयर की. तो दिस इज हमारा आंसर. फ्लोरा बूंदी कंपनी ट्रायल बैलेंस at 31st December 2018 included credit balance of 3400 on its tax liability account, having already settled the tax liability for the year ended 31st December 2017. अब मैंने एक चीज़ बताई थी, हमने एक क्वेश्चन सेम पहले करा था, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है उसका टैक्स लायबिलिटी का. इसका मतलब क्या है कि लास्ट ईयर हमने प्रोविज़न ज़्यादा बना लिया था और पे करा है हमने एक्चुअली कम, तभी लायबिलिटी में हमारा कुछ बैलेंस बचा हो. मैंने क्या बताया था जब हमने एक और क्वेश्चन किया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि डेबिट बैलेंस पड़ा है मतलब हमने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया. क्रेडिट बैलेंस पड़ा है मतलब टैक्स हमने पिछले साल का कम पे किया था. दैट मीन्स हमने प्रोविज़न ज़्यादा बना दिया. सो दिस इज़ ओवर प्रोविज़न ऑफ 3400 और हमने सारी टैक्स लायबिलिटी ख़त्म कर दी. Flora Bundi company estimated that its income tax charge arising out of profit for current year is this. current year के profit हमारे इतने हैं तो current year profit 67900 minus over provision, तो 67900 minus 3400 that means 64500 मेरा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. सो प्रॉफिट एंड लॉस में 64500 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो मेरा जो करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी है वही आएगा. सो टैक्स पेबल दिस, तो आंसर इज सी. बार बार मैं बता रहा हूँ गाइस, इस चीज़ का मतलब क्या है ध्यान से समझना. इसमें बोला हुआ है कि अभी का टैक्स छोड़ के पिछले साल से रिलेटेड इतना मेरा क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, मैंने अपना प्रोविज़न बनाया था, लेट्स से वॉट एवर फिगर, प्रोविज़न का बैलेंस क्रेडिट होता है. अगले साल जब मैंने पे करा, अगर मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था दैट मीन्स प्रोविज़न से ज़्यादा पे कर दिया. अब प्रोविज़न से ज़्यादा अगर मैंने पे कर दिया दैट मीन्स एक्स्ट्रा पे कर दिया तो ये मेरा डेबिट बैलेंस होगा. ठीक है, दैट मीन्स मैंने प्रोविज़न बनाया था कम, पे करा ज़्यादा, तो अंडर प्रोविज़न. यहाँ कह रहा है कि हमारा कुछ क्रेडिट बैलेंस पड़ा है मतलब एक्चुअल टैक्स मेरा कम था, मैंने प्रोविज़न ज़्यादा का बना दिया, दैट मीन्स मैंने ओवर प्रोविज़न कर दिया. अब ओवर प्रोविज़न प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जैसा मैंने अभी करा था माइनस कर देंगे, तो माइनस करके वैल्यू ये आ रही है और करंट ईयर का जो हमारा टैक्स है, जो भी प्रोविज़न है, वो ही हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है. 288 जल्दी से, क्लासीफाई द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी एज करंट एंड नॉन करंट इन Albatross company's financial statement. A sale has been made on credit to customer. They have agreed to terms stating that payment is due within 12 months. तो 12 महीने के बीच में है तो करंट. A bank overdraft facility of 30,000 is available under agreement with the bank which extend 2 years. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम कभी भी बैंक से इतने पैसे एक्सेस विड्रॉ कर सकते हैं, तो इट्स अ फैसिलिटी विच वी आर गेटिंग. सो दिस इज़ अ करंट फैसिलिटी. ये फैसिलिटी 2 साल के लिए एक्सटेंड की गई है. डज नॉट मीन्स के 2 साल बाद पैसे देने हैं, मीन्स हम 2 साल तक कभी भी चाहे तो हम ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं. Albatross company purchases a small number of shares in another entity which it intends to trade.
अब इसने सोचा ही शेयर इसलिए है ट्रेड करने के लिए, मतलब ये इसका स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया तो हमारा करंट एसेट। बैंक लोन हैज़ बी टेकन आउट ऑफ रीपेमेंट 5 ईयर्स, 5 साल बाद पेमेंट करनी है, दैट मीन्स अ नॉन करंट एसेट या लाइबिलिटी जो भी है। बहुत ही सिंपल है गाइस, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, extracts from accounting records of Endotax company relating to this is this as follows। हमें निकालना क्या है, total equity reported on financial statement as on 31st December 2016, मतलब हमें closing equity निकालनी है। so closing equity निकालनी है हमें, ठीक है, closing equity निकालते हैं। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में हमारे पास थे इतने, डिविडेंड पेड हमारा माइनस हो जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड होते हैं, कम होगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स लायबिलिटी से कम हो जाएगा ना, मैंने ये बाद में ध्यान दिया। सो बिफोर टैक्स में माइनस हो जाएगा। इक्विटी का पार्ट है अंडर प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर, अंडर प्रोविजन अगर है दैट मीन्स ये भी मेरे को अपना टैक्स पे करना था, तो ये भी मेरा प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था अंडर प्रोविजन में जब हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर का टैक्स प्लस अंडर प्रोविजन, दैट मीन्स 45 प्लस 56, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। प्रोसीड्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स ऐड हो जाएगा। फाइनल इक्विटी डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड का हम कुछ भी नहीं करते, तो सिंपल इक्विटी निकाल लेते हैं। सो रीवैल्यूएशन सरप्लस 230000 माइनस 12,000 प्लस 178,000 अच्छा गाइज, इसमें एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, सॉरी, 8% हमारे 1% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1 लाख के, तो 8% 1% प्रेफरेंस शेयर्स, दैट मीन्स 8,000 का मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा। तो जैसे इक्विटी डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड, वैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जब मैं यहाँ से माइनस करूँगा, तो मैंने गाइस क्या किया, देखो यहाँ पे अगर तुम इसका सॉल्यूशन देखोगे यू विल फाइंड कि शायद इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरा बनाया होगा। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू दैट, सिंपल इक्विटी में जो जो चीज़ें आएंगी तो सीधा मैंने इस तरह से निकाल दिया। सो 230 माइनस 12,000 प्लस 178,000 माइनस 45,000 प्लस 1 लाख माइनस 5,600 प्लस 5,000 minus 8,000. So my answer is 3524 नहीं, एक सेकंड गाइस, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 230 माइनस 12,000 प्लस 178,000 माइनस 45,000 सॉरी प्लस 1 लाख माइनस 8,000 डिविडेंड इस पे माइनस 5,600 प्लस 5,000, मेरा आंसर, अरे यार गाइस एक सेकंड गाइस, पता नहीं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। 12,000 प्लस 178,000 माइनस 45,000 प्लस 1 लाख माइनस 5,600 माइनस 8,000 प्लस 5,000, मेरा आंसर आ रहा है 442400। मेरा आंसर आ रहा है 442400 इक्विटी। अब यहाँ आंसर मैंने देखा 442400 नहीं है, बट यहाँ पे 342400 मुझे दिख रहा है। सो मेरा आ रहा है 442400, इनका आ रहा है 342400, दैट मीन्स 1 लाख इन्होंने एक वैल्यू कंसिडर नहीं की। अब 1 लाख इसमें से क्या है, 1 लाख इज प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक तरह से हो सकता है ये प्रेफरेंस शेयर्स को उन्होंने मारा हो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इसको हम मानते हैं पार्ट ऑफ डेट।
तो हो सकता है इन्होंने इसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स माना हो, तभी 1 लाख यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा। तो हमें अपना आंसर निकालने के बाद देखना पड़ेगा इसी का डिफरेंस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कि हो सकता है ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो। वी कैन नॉट अज्यूम, आंसर से टैली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो 290। सो 290 इज which of the following statements are true in relation to preference shares का। सो पहला, दे कैरी वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर्स वालों की कोई वोटिंग राइट नहीं होती। देयर डिविडेंड इज पेड आउट इन प्रायोरिटी एज इक्विटी, यस, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है देन इक्विटी को। देयर डिविडेंड इज रिलेटेड टू प्रॉफिट, नहीं, देयर डिविडेंड इज रिलेटेड टू परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रॉफिट से डिविडेंड का कोई मतलब नहीं होता, डिविडेंड उनको फिक्स मिलता है। सो सेकेंड इज द आंसर, सो 290 का डी इज द आंसर। 291, what are the correct accounting entries for the transaction? Bungaru company issues 1,03% one redeemable preference shares during the year at 98 cents per share। उसने अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करे हैं, उसने अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करे। अब देखो एक चीज गाइस, 98 सेंट, दैट मीन्स 98 सेंट यानी 0.98, तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश यहाँ पे 98 आ रहा है, कैश यहाँ पे 98 आ रहा है, कैश यहाँ पे 98 आ रहा है। वाओ, चारों ऑप्शन सही। उसके बाद हमारी जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, तो हमारी एंट्री होगी डेबिट कैश, कैश आया है 98,000, क्रेडिट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के आगे हमेशा नॉमिनल वैल्यू आती है विच इज़ 1, तो यहाँ तो हमेशा 1 लाख ही आएगा, दैट मीन्स 2000 यहाँ पे आएगा, तो डेबिट ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, एक तरह से लॉस हो जाएगा ये कि हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स 98 के इशू करें तो 2000 का लॉस। तो शेयर कैपिटल में हमेशा आता है 1 लाख, अब कैश में 98 तो सब में आ रहा है। यहाँ पे लायबिलिटी, पहली बात तो लायबिलिटी होती नहीं है, शेयर कैपिटल 1 लाख, शेयर प्रीमियम 2 लाख, ये तो क्रेडिट हो रही है 1 लाख टू डेबिट 98, ये भी रॉन्ग है। कैश दिस, शेयर कैपिटल 98 दिस, नहीं, शेयर कैपिटल में हमेशा पूरी फेस वैल्यू आती है, दैट मीन्स 1 लाख इंटू 1, सो आंसर विल बी डी, कैश 98,000। सॉरी गाइस, मैं गलत बोल गया, मैं ये नहीं पढ़ा, मैंने छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। मैंने क्या नहीं पढ़ा कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज़ अ नॉर्मल लायबिलिटी, इट इज़ ट्रीटेड एज अ नॉर्मल लायबिलिटी, दैट मीन्स मेरे को डेबिट कैश आया 98,000 और क्रेडिट हो जाएगी मेरी नॉर्मल लायबिलिटी 98,000, बिकॉज दिस इज़ अ लायबिलिटी लाइक अ सिंपल लोन। इसमें तो शेयर कैपिटल होता ही नहीं है, SPR होता ही नहीं है, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट कैश क्रेडिट लायबिलिटी, तो आंसर इज ए। मैं बार बार सोच रहा था कि यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है, रिडीमेबल का कुछ गड़बड़ होती है, तो एकदम से मुझे क्लिक किया कि रिडीमेबल तो नॉर्मल लोन होता है, तो नॉर्मल लोन जितने का लिया है तो हमारी एंट्री, सो आंसर इज ए। ये ध्यान रखना गाइस, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा आंसर गलत हो जाता है। जैसे Which of the following items in statement of financial position changes immediately on issue of bonus shares? कि कौन सी चीज़ एकदम से चेंज हो जाती है? तो बोनस शेयर जब इशू करते हैं उसका कैश से कोई रिलेशन नहीं है, तो कैश से कुछ नहीं होगा, कैश से कुछ नहीं होगा। उसके बाद बोनस शेयर का एंट्री क्या होती है, डेबिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट शेयर कैपिटल, मतलब इन दोनों में फ़र्क आता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में फ़र्क आता है, रिटेन अर्निंग में कोई फ़र्क नहीं आता, सो आंसर इज शेयर, अच्छा शेयर प्रीमियम एंड रिटेन अर्निंग, तो शेयर प्रीमियम में फ़र्क आता है, रिटेन अर्निंग में नहीं आता। सो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर होगा गाइस, इसका आंसर हम देंगे बी। हालांकि इसका इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए आंसर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम शुड बी द आंसर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर इसका कोई भी नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। इक्विटी शेयर कैपिटल में फ़र्क पड़ेगा, बट रिटेन्ड अर्निंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है, शेयर प्रीमियम डेबिट होता है। यहाँ शेयर प्रीमियम लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे अकॉर्डिंग नो आंसर।
नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एडवांटेजेस ऑफ अ बोनस शेयर? बोनस शेयर का एडवांटेज क्या होता है? इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ इक्विटी। नहीं, चीपेस्ट तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें रेज होता ही नहीं है फाइनेंस। चीपेस्ट वे ऑफ एंटिटी टू रेज फाइनेंस, बोनस शेयर से तो कभी फाइनेंस रेज होता ही नहीं है। इट मेक शेयर्स ऑफ द एंटिटी मोर मार्केटेबल। हाँ, मोर मार्केटेबल मतलब जब हम फ्री में लोगों को बोनस शेयर्स देते हैं, सो दैट मीन्स पीपल टेंड टू बाय मोर शेयर्स, कि ताकि हमें बोनस ज़्यादा मिले, तो मोर मार्केटेबल। द टोटल रिजर्व, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे कम होता है, तो यहाँ तो रिजर्व बढ़ने का चांस ही नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज बॉट मोर इनटू लाइन विद एसेट्स एम्प्लॉयड इन द एंटिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल इज बॉट मोर इनटू लाइन, मतलब हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है इन एसेट एम्प्लॉयड, क्योंकि जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ती ही है, प्रीमियम कम होता है बट इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ती है। तो जो टोटल एसेट्स हमारे एम्प्लॉयड होते हैं बिजनेस के, उसमें इक्विटी शेयर का परसेंटेज बढ़ जाता है। सो आंसर इज डी। तो ये दोनों सही हैं। 294, astronaut issued ₹4 lakh 12% loan notes for 3,80,000 on 1st August. अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी? सिंपल बैंक, अभी हमने ऊपर करी थी बैंक, डेबिट बैंक, क्रेडिट लोन 3,80,000, तो आंसर विल बी सिंपल। सो पहला हमारा होगा डेबिट कैश, क्रेडिट नॉन करंट लायबिलिटी 3,80,000। अब हमने इस पे इंटरेस्ट पे करना है। 1 अगस्त को हमने लोन लिया था, 30 सितंबर 2006 को बुक्स क्लोज हो रही है। दैट मीन्स 4 लाख हमारी वैल्यू थी, लोन तो 4 लाख का था, चाहे सस्ते में मिला था। सो 4 लाख इंटू 12/100, 1 अगस्त सितंबर, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 12। सो 4 लाख इंटू 12/100 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 8,000 का इंटरेस्ट। सो डेबिट इंटरेस्ट, credit current liability. So debit interest, credit current liability, because this will be accrued interest. Accrued interest और ये current liability होता है. So answer is B. Debit cash, credit non current liability, debit interest, credit current liability, क्योंकि ये हमारा accrued interest है और interest तो 4 लाख पे ही कैलकुलेट होगा क्योंकि लोन 4 लाख का था। 295, रेवेन्यू रिजर्व्स वुड डिक्रीज इफ कंपनी डज विच ऑफ द फॉलोइंग। रेवेन्यू रिजर्व मतलब हमारे प्रॉफिट्स किस चीज़ से कम होते हैं? प्रॉफिट्स मतलब जो पैसा हम बिजनेस में, प्रॉफिट्स बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, वो किससे कम होते हैं? सेट असाइड प्रॉफिट्स टू पे फ्यूचर डिविडेंड, नहीं, इससे प्रॉफिट थोड़ी कम होता है, प्रॉफिट तो रखे ही हुए, कम थोड़ी हुए। ट्रांसफर इनटू जनरल रिजर्व, इसमें भी हमारे प्रॉफिट्स पड़े हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसमें भी प्रॉफिट थोड़ी कम हुए हमारे, प्रॉफिट का तो कोई रोल नहीं है। डिविडेंड पे करने से हमारा रेवेन्यू रिजर्व्स कम होते हैं, यानी प्रॉफिट कम हो जाता है। तो डी इज दी आंसर। 296, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आइडेंटिफाई वेदर वेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम each item would be included or if would be omitted completely from that statement. Okay. एक्सेस डेप्रीसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन, एक्सेस डेप्रीसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन का हमारा इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारा एक्सेस डेप्रीसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन, ये हमारा इसका इफेक्ट क्या होता है? रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। तो ये हमारा जाता है चेंजेस इन इक्विटी में कि रीवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाता है, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाता है, तो ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सी। इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी बढ़ रही है मतलब रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन हमारा जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, डेप्रीसिएशन हमारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, सिंपल अपना आंसर निकाल दिया क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना। एक्सेस डेप्रीसिएशन मेरी रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग यानी चेंजेस इन इक्विटी में आएगा। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है, और डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड, सॉरी गाइस बोल बोल के थक गया। 297,
Saturn company disposed a property that has been revalued in earlier accounting period. The details relating to the property are as follows. Carrying amount as on disposable date इतना था, डिस्पोजल प्रोसीड्स हमारा इतना था, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन डिस्पोजल इतना था कि एसेट का कैरिंग अमाउंट बुक्स में इतना था, हमने इतने का सेल करा, रीवैल्यूएशन का हमारा इतना हुआ. सो व्हाट इज़ द राइट एंट्री? तो सबसे पहली बात हमारा इसमें 15,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल, तो इसकी एंट्री हो जाएगी गेन ऑन डिस्पोजल. तो गेन ऑन डिस्पोजल हमारा हो गया 15,000 का, पहली बात. दूसरा, जो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस था, जब हमारा एसेट ही चला गया तो जो भी हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है सारा का सारा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देंगे. दैट मीन्स रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग पूरा 15,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे कि जब एसेट ही चला गया तो रीवैल्यूएशन सरप्लस भी ख़त्म कर देंगे. तो गेन ऑन डिस्पोजल दिस प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ. गेन ऑन डिस्पोजल 30 नहीं, ये तो गलत है. गेन ऑन डिस्पोजल 15 इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस. रीवैल्यूएशन गेन शुड बी इंक्लूडेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नहीं, ये तो बल्कि चेंजेस इन इक्विटी में जाता है. तो गेन ऑन डिस्पोजल 15, अ ट्रांसफर विद इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग. सो आवर आंसर इज डी. आई होप गाइस सबको समझ आ रहा हो. मैं बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चल रहा, मैं नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ, बट इसी स्पीड पे हम सबको चल के समझना है. ठीक है, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आसान है. और तुमने देखा होगा इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन charge disclosed in the statement of profit and loss account for the year ended 30th September 2016 is this, कि हमारा एक्चुअल लाइबिलिटी हमारी थी इतनी, एस्टिमेटेड मतलब हमने प्रोविजन इतने का बनाया है, और एक्चुअल हमें पे करना है 14,200. हमने प्रोविजन बनाया 15 का और एक्चुअली पे करना है 14,200. दैट मीन्स हमारा 800 का ओवर प्रोविजन है जो अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाएगा. तो डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज एंड लायबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटेड टू अंडर प्रोविजन, नहीं ये ओवर प्रोविजन है. द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबिलिटी इज ओवर प्रोविजन. येस, ये ओवर प्रोविजन है. ठीक है ना, दिस इज ओवर प्रोविजन कि मैंने प्रोविजन बना दिया 15 का, पे करना था 14,200. दैट मीन्स मैंने 800 का ओवर प्रोविजन बनाया था. सो आंसर इज बी. 299. डिटेल्स ऑफ टू ऑफ क्लूनीज ट्रांजैक्शन ऑन दिस एज फॉलोज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड सेल्स रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज. सेल्स किस में आएगा? क्लूनी सोल्ड अ मशीन टू अ कस्टमर Pitt on 28th August. This Pitt is responsible for installation and operation of the machine on the following delivery. Sales revenue be recognized. Clooney sold a machine to customer 28th August. इससे पहले सेल कर दिए. Pitt is responsible for installation. ठीक है. अब ये मशीन हमारा एसेट है या स्टॉक है? यहाँ पे अभी बात लिखी हुई है कि पिट ने इसकी इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन कराने हैं. दैट मीन्स हमने एक तरह से जो मशीन सेल की है ये हमारा स्टॉक ही होगा, एसेट नहीं होगा, क्योंकि एसेट सेल के बारे में कुछ नहीं मेंशन. हमने कब परचेज़ किया था, कितने का परचेज़ किया था. तो दिस इज़ सपोज टू बी अ स्टॉक. तो क्लूनी ने अपना स्टॉक सेल किया था कस्टमर को ऑन 28 अगस्त, यानी इस डेट से पहले. पिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन. दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंस्टॉल वगैरह कराना. मतलब इस डेट को हमारी सेल हो चुकी है, तो ये तो कंसिडर करेंगे अपनी सेल्स में. क्लूनी सोल्ड अ नंबर ऑफ फूड मिक्सचर्स टू डेमॉन ऑन क्रेडिट. ठीक है, डेमॉन कलेक्टेड द फूड मिक्सचर्स ऑन 26 अगस्त. डेमॉन हैज़ नॉट येट पेड फॉर द गुड्स. कोई बात नहीं, क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल तो सेल में आएगा चाहे पेमेंट नहीं करी, तो दोनों हमारे आएंगे. सो बोथ 1 and 2. So C is the answer. चलो 30th.
What sales revenue should Kaplan recognize in the financial statement for the year ended this? Okay, हमें sales revenue देखना कितना आएगा. अच्छा कपलिन है, मैं कप्लान समझ गया. So Kaplan publishes study material and runs courses for students studying for professional accountancy exam. तो कप्लान ने अपना नाम ही चेंज कर दिया. Details of two transactions that occurred in December 2018 were as follows. 10 students, अब December 2018 में हुआ ये. 10 students enrolled on a course due to commerce in January at a price of 1000 per student and each student paid their fees in advance. सबने students मतलब 10,000 जो फीस थी वो एडवांस में पे करी. If sold separately, the study material would be sold for 200 and the course of 10 lectures would be sold for total of 800. The study materials are issued on the first day of the course. अब guys यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्ट का है ही नहीं. दिस रिलेट्स टू F7. ये F7 का है, ये F2 का नहीं है कि सेल्स रेवेन्यू में हम कौन सा पार्ट सेल्स में कंसिडर करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे. तो दिस रिलेट्स टू F7. इस क्वेश्चन को यू कैन स्किप, इस क्वेश्चन को तुम स्किप कर सकते हो. दिस डज नॉट रिलेट्स टू F3 क्योंकि F7 जिन बच्चों ने अभी तो ऑफकोर्स तुमने नहीं पढ़ा होगा, तो F7 में होता है कि हम टोटल ट्रांजैक्शन अगर कुछ कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन में सेल में अलग तरीके से कैलकुलेट होती है, इतनी हमारी अलग तरीके से कैलकुलेट होती है. तो यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट. 301 व्हाट सेल्स रेवेन्यू वुड दिस recognize in financial statement? Okay, Vostok sells computer games and is the sole distributor of new game Avalanche. Customer demand for new game as a result of lot of advance order pending release on the game of the later year. As at 31st July 2012, Vostok had received customer orders and deposit received of 5 lakh. Vostok anticipated that all order will be dispatched to customer by 1st December 2012. हमने भले ही एडवांस ले लिया है ऑन दिस डेट, बट सेल हमारी तब होगी जब कस्टमर को गुड्स पहुंचेंगे, डिलीवर हो जाएंगे, व्हेन राइट ऑफ ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड या सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड. दैट मीन्स कि ये हमारा एडवांस है, तो सेल्स तो हमारी अभी कुछ भी नहीं हुई है. नो सेल्स. ठीक है, अब करते हैं 302 व्हाट सेल्स रेवेन्यू. अरे यार सेल्स रेवेन्यू को धर रखा है इन्होंने क्वेश्चन. चलो कोई बात नहीं. Scrubber provides contract cleaning services in commercial office premises. Scrubber charges each business an annual fee of 1200 based on providing services level of each month. ठीक है, based upon providing an agreed level of service each month. In one office block there are 12 businesses which use Scrubber to provide cleaning service. On 1st April 2015, हमें निकालना है 31st March 2016 का. 4 businesses had paid 1 month in advance and 2 customers were in 1 month arrear. With effect from 31st August 2015, 1 customer terminated their agreement with Scrubber while 2 additional contracts were signed to take effect from this date. At 31st March, the same 4 businesses has paid 1 month in advance and 2 customers were in arrear by 1 month. Each annual service contract is regarded as contract which give rise to obligations. ठीक है, देखो गाइस, अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है टोटल ब्लॉक थे हमारे 12 बिजनेसेस के विथ स्क्रबर टू प्रोवाइड क्लीनिंग. तो पहली बात 12 में से हमारा आई थिंक एक पर्सन था जिसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया. 1 कस्टमर टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट. तो मतलब 12 में से एक बचे यानी 11 ने तो उसको तो पूरा साल हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे और 1 साल की सर्विस की फीस होती है 1200. तो 12 - 1 11 इंटू 1200 दैट मीन्स 13200. हमें निकालना है सेल्स रेवेन्यू कितना आएगा. तो ये तो हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, इतना अमाउंट हमारा रिसीवेबल है. अब चाहे आया नहीं आया, बाद में आया, एडवांस आ गया, एरियर हुआ, डजेंट मैटर. हमें टोटल 12 बंदे थे, 12 में से एक पर्सन था जिसने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. दैट मीन्स 11 लोगों की फ़ीस पूरी इतनी आनी है. जो वो एक पर्सन था उसने 1200 पूरे साल के देने थे,
लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया 31 अगस्त को। दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दैट मीन्स इंटू 5 डिवाइड बाई 12, सो 1200 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 500 हमें उससे फीस आई होगी बस, क्योंकि उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। 2 एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइंड, 2 एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट और साइन हुए थे इन दिसंबर, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो दिसंबर यानी इंटू 4 डिवाइड बाई 12, सो 2 इंटू 1200 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 800 की मेरे और सेल हो गई। तो टोटल रेवेन्यू मेरा आएगा 13200 प्लस 500 प्लस 800, दैट मीन्स 14500। सो दिस विल बी माई टोटल रेवेन्यू। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, आपने ये तो निकाल दिया, जो ये वाला पार्ट था 1 मंथ इन एडवांस एंड 2 मंथ्स इन एरियर, यहाँ पे भी 1 मंथ इन एडवांस 2 मंथ्स इन एरियर, आपने इसका क्यों कुछ नहीं करा? बहुत सारे बच्चे इस कश्मकश में होंगे। उसका रीज़न ये है गाइज, अगर मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, मुझे 12,000 रुपये या हर महीने के मैं 1,000 रुपये लेता हूँ एक पर्सन से, 12 महीने मैंने काम करा तो मुझे 12,000 रुपये आने। अब इस 12,000 में से मुझे 1,000 अभी नहीं आए, पिछले साल के 2,000 उसने मुझे एडवांस दे दिए इस साल में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को ये देखना है इस साल से रिलेटेड मुझे कितने आने थे। इस साल से रिलेटेड मुझे 12,000 आने थे, तो सेल्स रेवेन्यू विल बी 12,000, चाहे नहीं आए चाहे पिछले साल के अभी आ गए। यहाँ पे भी 12 में से एक बंदे ने अपनी सर्विस कैंसिल कर दी, तो 11 बंदों की तो पूरे साल की सर्विस चली है। अब चाहे उन्होंने एडवांस दिया चाहे प्रीपेड, डजंट मैटर, मुझे तो 11 बंदों के टोटल 1200 आने थे। एक बंदे ने 5 महीने के बाद सर्विस कैंसिल कर दी तो इसकी 5 महीने की फीस आएगी। एक पर्सन ने, 2 पर्सन आए हमारे जिन्होंने 4 महीने सर्विस ली है, तो इनकी 4 मंथ की आएगी। इसीलिए मैंने इनका कुछ नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल फीस जो मुझे आनी है वो इतनी आनी है। अब आए ना आए, पहले आ गई बाद में आ गई, डज नॉट मैटर। हम चलते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस मतलब जितने आने हैं उतने हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल। 303, हाउ मच रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज? सेम रेवेन्यू। Hamilton provide internet and website support service to customer on 1st September 2007. Hamilton agreed a 3-year support service agreement with the customer at a total price of 22,500. How much revenue would be recognized? अब हमने 22,500 का हमारा रेवेन्यू है फॉर 3 years, दैट मीन्स डिवाइड बाय 3, तो 2250 3 साल की सर्विसिंग का है। तो हमने तो 1 साल सर्विस, अभी तो हम ये देखेंगे 1 साल की सर्विस में क्या आएगा। तो 3 साल की सर्विस का इतना है डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स पर ईयर की सर्विस स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर 2017 से और बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च 2018। दैट मीन्स 750 पूरे साल का रेवेन्यू है। तो सितंबर टू मार्च कितना होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट मीन्स इंटू 7 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 437.5 आएगा मेरा रेवेन्यू। क्यों तुम कहोगे सर पूरे साल का क्यों नहीं आया? क्योंकि 1 सितंबर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, तो 1 सितंबर से 31 मार्च तो प्रोरेट हो जाएगा। अब आता है गाइस 304 एंड 305। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे सेम थे जो तुम्हें मैंने टैक्स वाले पहले कराए थे। दिस इज काइंड ऑफ सेम लाइक दैट, सो यू कैन जस्ट अवॉइड दीज क्वेश्चंस। या तुम चाहो तो एक बार कर भी सकते हो, डाउट हो मुझसे पूछ लेना। एंड यहाँ हमारा चैप्टर होता है फाइनली खत्म। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम। एंड प्लीज़ इफ़ यू वांट, इफ़ यू थिंक इट्स गुड, तो प्लीज़ मेरा चैनल ज्वाइन कर लो। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।